बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अटक जेल के कैदी की अडयाला जेल मुंतकिली गल फेर ते पै गई। तोशाहाना केस के फैसले के खिलाफ कैदी नंबर 420 को 273 नंबर लग गया, जबकि इमरान खान साहब की एक और रात जेल में बहुत भारी गुजरी और रात भर उनको कीड़ों ने तंग किया। अब ये कौन से कीड़े थे, कल उनका वकील कुछ कीड़ों के बारे में बता चुका है। ये वो कीड़े थे या रात को कोई नए कीड़े छोड़े गए हैं, या उनके वकील की वजह से जेल हुकाम को ये आइडिया मिला कि खान साहब की बैरक में कीड़े भी होने चाहिए। तो खान साहब को दिन को मक्खियां सताती हैं, रात को कीड़े तंग करते हैं। पीटीआई के बहुत से लोग बैरक की अपनी अपनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। कोई कहता है बैरक 11/9 की है, कोई कहता है 8/8 की है। तो वो लोग जो कल तक ये दावे किया करते थे कि जेल के किसी कैदी को कोई मराहत नहीं मिलनी चाहिए, वो 1 लाख मांग रहे हैं। तो खान साहब की को जेल में 1 लाख की सहूलियत देने का मामला भी फिर से पै गया। तो इमरान खान साहब को कैदियों वाले कपड़े पहना दिए गए हैं और उनकी मुलाकात के लिए शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। खाने में उनको दाल और साग रोटी मिल रही है, और अभी तक ना टीवी मिला ना अखबार मिला। और खान साहब का गुजारा है किताबों के ऊपर, और बाकी उनकी हालत का आपको पता ही है कि वो क्या चल रही है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 3-4 दिन अगर कोई शख्स किसी ड्रग्स का इस्तेमाल ना करे तो उसका विड्रॉल हो जाता है। तो लगता है यूँ कि खान साहब को जेल शायद रास आ जाए और उनकी वो जो बुरी इल्लत है वो भी छूट जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं वो उनकी कोर्ट के हवाले से है। चीफ जस्टिस आमर फारूक के खिलाफ एक वकील बैरिस्टर अली ताहर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत कर दी है। अब ये वही जस्टिस आमर फारूक है जिनकी अदालत में इमरान खान साहब की सारी अपीलें लगी हैं, और उन अपीलों में तोशाहाना केस के सजा के खिलाफ यानी सजा मुअत्तल करने के खिलाफ भी उनकी एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और अब वो अपील कब उस पर समाअत होगी, कल होगी, परसों होगी, 2 दिन बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, इसका भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इसके अलावा इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई है। तो सारी दरख्वास्तें जिस अदालत में लगाई गई है उसी जज पर तहरीक इंसाफ अदम एतमाद का इजहार भी कर रही है। वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के वकला को अब याद आया कि जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुजाहरे करने चाहिए। तो आज तहरीक इंसाफ की जो लायर फोरम है वो जज साहब की अदालत के बाहर मुजाहरे करिए। जज जो है वो गए हुए हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी पीटीआई ने उनके खिलाफ जो एहतजाज करने की कोशिश की उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। और वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। वो जो सारे जमा हो जाया करते थे नवाज शरीफ के घर के बाहर भूपू लेकर, वो लोग भी गायब हैं, और चंद चिंदी चोर रह गए हैं। चिंदी चोर क्या है, वो होते हैं जो कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जिनके हाथ में जो भी थोड़ी बहुत चीज आती है वो ले भागते हैं। तो तहरीक इंसाफ के ओवरसीज जो वोट बैंक था वो किधर गया, जो बड़ी तादाद में इमरान खान की हिमायत में निकलते थे, और नवाज शरीफ के घर के बाहर जो गली होती थी, बड़ी स्ट्रीट है, वो भर जाया करती थी। अब न वहाँ लोग हैं ना हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ एहतजाज करने में। वो 2-4 लोग एयरपोर्ट गए थे, उनको वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं मिली तो उन्होंने यूनिवर्सिटी पे धावा बोला, और पूरे 2 अफराद ने यूनिवर्सिटी पे धावा बोला, एक कैमरामैन और एक शयान अली। और फिर वहाँ पे जो उनको यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने उनका कैमरा बंद किया, तो उन्होंने कहा हमने दिलावर हुमायूं की ऐसी तैसी पीटी। तो आज यूनिवर्सिटी ने उसकी वजाहत भी जारी की है, और उन्होंने कहा जनाब ये हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट है हुमायूं दिलावर साहब, और इनको हमने नहीं बुलाया, इनको पाकिस्तान की जो अदालत है उन्होंने रिकमेंड किया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने इनको बाकायदा भेजा, और वो पाकिस्तान के तमाम चीफ जस्टिस साहबान अपनी अदालतों के लायक फाइक जजेस को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजते हैं। तो ये 11 अगस्त तक हमारे मेहमान हैं, तो फिर होश करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो इंसाफ के बड़े दाई बनते हैं, जिनको अपने मुकदमात अदालतों में लड़ने चाहिए, ये जजों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। इनको जो जज इनके खिलाफ कोई फैसला दे दे या कमेंट्स दे दे, उस जज के खिलाफ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाते हैं। तो अब बैरिस्टर अली ताहर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए हैं। इसके अलावा खान साहब के एक वकील है नईम हैदर पंजोथा साहब, उनको एफआईए ने तलब किया हुआ है। अब उनका मामला ये है कि उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में उनके खिलाफ फेसबुक की पोस्टें लहराई थी, और एफआईए की तहकीकात ने ये साबित किया कि वो पोस्टें जाली थी। तो अब उनको एफआईए ने तलब किया हुआ था।
साइबर क्राइम केस में, तो वो तो फंसे हुए हैं इमरान खान साहब के मामलात में। कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी अटक, कभी इस्लामाबाद। तो अटक और इस्लामाबाद में जाहिर है ट्रैवल डिस्टेंस तो है, तो वो कहते हैं ना वो पिंग पोंग बने हुए हैं। और उनका एक और तीसरा काम भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें टीवी पे लाजमी आना होता है। शाम को टीवी के टॉक शोज की जीनत बनना वो पसंद करते हैं, और इसी का उनको ज़्यादा शौक है। बाकी तो फिर एवं गल्लां ही बड़ियां ना, इमरान खान का वकील और टीवी ते ना आए तो उन शोहरत ना मिले तो ਉਹਦਾ फायदा की वकालत करने का। तो नहीं बजोथा साहब की पांचों घी में सर कढ़ाई में है, लेकिन FIA जो है ना वो अपनी यानी हरकतों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने नोटिस कर दिया, उन्होंने कहा जनाब नहीं बजोथा साहब हाजिर। आज सुबह उनको 10 बजे FIA पेश होना था तो वो नहीं हुए, तो अगला काम की होगा फिर अगले चुक लेंगे। मामला जो है ना FIA के पास बड़ा संगीन मामला है, और वकला के लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं, ये इतना संगीन मामला है। और उसकी तहकीकात के लिए उन्हें बुलाया गया है, तो वकीलों के लाइसेंस ही कैंसिल हो गए तो फिर इमरान खान की पैरवी किन्हें करनी है। इसलिए वो कहते हैं ना जो भी इमरान खान साहब के साथ लगा वो बेचारा दलीलो रसवाई हुआ, तो इस बात का खदशा है कि इनके लाइसेंस कहीं कैंसिल ना हो जाए। कल बिलावल भुट्टो ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, बकौल उनके वो पार्लियामान की आखिरी तकरीर थी, वो अब तक की पार्लियामान में की जाने वाली तमाम तकरीरों में सबसे बेहतर तकरीर इसलिए करार दी जा सकती है कि उसने पाकिस्तान की सियासत का अहाता कर दिया। बिलावल भुट्टो को शाबाश देनी बनती है कि उसने अपने वालिद की सियासत पर तनकीद की, और इसके अलावा अपने मुखालिफिन की सियासत पर भी तनकीद की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों की सियासत पर बिलावल भुट्टो ने तनकीद की, और उन्होंने कहा कि ये पुरानी जो सियासत है उससे कुछ नहीं सीख रहे, और ये हमें भी विरसे में वही देके जा रहे हैं। इन दोनों को ये चाहिए कि कुछ ऐसा काम करें कि जो आने वाली नस्ल यानी बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज, जो भी पाकिस्तान की इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको कम से कम इस किस्म की रवायती पॉलिटिक्स का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने एक बात बड़ी पते की कही कि कल जो लोग जेल में थे वो आज इक़्तिदार में है, और आज जो लोग जेल में कल फिर ये इक़्तिदार में होंगे। और ये सियासत हम जो भी शख्स पाकिस्तान में के अंदर सियासत से वाकिफ है वो बचपन से अपने ये सियासत देखता आया है कि इसी तरह होता है। एक कभी जेल होती है, कभी इक़्तिदार होता है, कभी इक़्तिदार होता है तो जेल होती है, तो इक़्तिदार से सीधा रास्ता जेल की तरफ जाता है, और जेल से सीधा रास्ता इक़्तिदार की तरफ जाता है। तो इसलिए जो लोग आज इमरान खान के जेल जाने पर खुश हैं वो इस बात पर खुश ना हो कल को यही इमरान खान अगर हुकूमत में आ गए, और जिसके बड़े चांसेस हैं, और ये आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें हमेशा यही होता है कि जेल में फिर आदमी ऐसे निकलता है कि जैसे वो सारे गुनाह उसके धुल गए हों, और वो नए सिरे से आके फिर वही कुछ करता है जो कि जिस इल्ज़ाम के तहत वो जेल गया होता है, तो वो भी आ सकते हैं। तो बेहतर ये कि सियासत को इस तरीके से आगे लेकर चला जाए कि जिसमें इंतकाम ना हो, और इसमें इमरान खान साहब का अपना कसूर ज़्यादा है, बिलावल भुट्टो का शिकवा अपनी जगह पे, लेकिन ये दुरुस्त है कि माजी की इन दो जमातों ने बहुत कुछ सीख के आपस में इत्तेहाद किया। अब तीसरी जमात जो आई थी वो इन दो के इत्तेहाद के खिलाफ आई थी, इसलिए वो जब इमरान खान ही मौका नहीं दे रहे किसी को सियासत में यानी इस्तेहकाम लाने का, ना वो सियासी तदब्बर का मुजाहरा कर रहे हैं। कितना आसान काम था, इमरान खान साहब को अगर तहरीक एतमाद के जरिए इक़्तिदार से निकाला गया था तो इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठ जाते और असम्बलियों में बैठते और असम्बलियों में बैठ के इसका मुकाबला करते और अपने साथ बाकी सियासी जमातों को मिलाते, हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते। ये हुकूमत 3 महीने में फारूक हो जाती। मैं 3 महीने भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम अरसे में ये हुकूमत फारूक हो जाती, क्योंकि जिस वक्त हुकूमत आई थी आते इनके ऊपर वो पड़े थे, कहते ना सर उड़ाते ही औले पड़े, पैसे मुक गए, डिफॉल्ट होने का खतरा, सैलाब आ गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया, महंगाई आसमान में पहुंच गई, डॉलर शूट कर गया, पेट्रोल ऊपर निकल गया। तो ये तो 2-3 महीने की मार थी हुकूमत। लेकिन खान साहब ने कोई ऐसी ट्रैक पकड़ी अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव पकड़ा, चूंकि उन्हें ये नजर आ गया था कि जब वो हुकूमत में थे उनके मुखालफिन एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंपेन चलाकर पॉपुलर हुए। लोग जरा ताकतवर आदमी को ललकारने वाले को पसंद करते हैं, और लोग उसको भी पसंद करते हैं जो मर्दाना वार बहादुरी से मुश्किल हालात मुकाबला करे। तो खान साहब जेल भी इसलिए गए हैं, क्या वो साबित करना चाहते हैं कि वो हालात का मर्दाना वार मुकाबला कर सकते हैं। और वो कहते थे कि जेल में कैदियों को सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो सहूलियत मांग रहे हैं। तो बहरहाल ये आज की अब जो बिलावल की तकरीर कल की थी वो अब समझे कि बाकायदा एक FIR कट गई इस पूरे लास्ट ओवर की। आर्मी चीफ ने कल जो खिताब किया वो खिताब उन्होंने वो उस जगह पे किया जहाँ पर TTP और पख्तून बेल्ट है उसके ऊपर किया, और उन्होंने बाकायदा पहली बार किसी ने यानी
اس بات کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا کہ یہ جو خوارج ہیں یہ کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہوتی تھی نا کہ یہ کالعدم ٹی ڈی پی ہے, یہ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں, یہ کیا یعنی پاکستان کے اندر کوئی اسلام نہیں ہے اور ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. عمران خان بھی بڑے سپورٹو ہیں کہ ان سے بات کرنی چاہیے. خان صاحب نے تو کوئی اب 40-50 ہزار لوگ جو پاکستان سے نکالے گئے تھے آپریشن کے نتیجے میں, ان کو واپس لا کر آباد کیا, جس سے دوبارہ معاملات خراب ہوئے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹی ٹی پی والوں کو خارج قرار دیا ہے, جو کہ ایک بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. اس پہ فوراً افغانستان کی طرف سے بھی ایک رد عمل آیا اور افغان حکومت نے اپنے امیر, طالبان امیر ملا ہیبت اللہ کی جانب سے ایک بیان وہ کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے باہر کوئی بھی شخص جا کر کوئی جنگ لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, کیونکہ جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا. تو طالبان امیر کے مطابق ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے. تو ودن افغانستان اور افغانستان کے باہر جو بھی اس طرح قسم کی کوئی جا کے قتل و غارت کرے یا لڑائی کرے تو وہ جہاد نہیں کرائے گا, وہ بغاوت یا جنگ کہلائے گی. تو یہ ایک ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا آرڈر ہے. اگر اس کے اوپر آرڈر کہہ لیں, فتویٰ کہہ لیں. اب یہ ٹی ٹی پی والے خود کو تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شریعت پہ پابند ہیں, اور ایک امیر جو ہے اس کے انڈر کمان کام کرتے ہیں. یہ جمہوریت کو نہیں مانتے, پرائم منسٹر, صدر, آرمی چیف, اس کو نہیں مانتے, امیر شریعت کو مانتے ہیں. لیکن وہ شریعت کون سی ہے جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ مارنے جس کو مار رہے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں, اور جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں وہ کیوں لڑ رہے ہیں مسلمان, 5 وقت کے نمازی. پورا پاکستان جو ہے وہ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلامی نظام نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز تو یعنی ہمارا تو آئین اسلامی نظام کے مطابق ہے. اس کے باوجود ہم سے جھگڑا کرنے والے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ابتدائی اسلام میں خوارج کہلائے تھے, جو کہتے تھے کہ نہ تمہارا دین نہ تمہارا دین ہمارا دین. یہ خلفائے راشدین سے بھی ان کی جنگیں ہوئیں, تو ان کو باقاعدہ انہوں نے للکارا. لیکن پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ جب بھی وطن دشمنوں کی بات کی جائے, مثلا آرمی چیف نے کہا نا کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو وہ کل سے تحریک انصاف والے بلبلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بات کی گئی ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور وہ آرمی چیف کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. جب بھی وطن دشمنی کی بات ہوتی ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. تو یہ ان کے اندر کا چور ہے, اندر کا ایک جو ہے نا وہ خوف اور چور ہے, اور ایک اندر کی سوچ ہے جو عمران خان نے پیدا کر دی ہے. اور سوچ کا عالم یہ کہ کمپین چل رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے کہ جی مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے, تو پھر آپ پاکستانی تو نہیں ہیں. ہم آپ پہ صحیح تنقید کرتے ہیں. 14 اگست نہیں منائیں گے جی, کمپین چلائیں, اس بار ہم 14 اگست نہیں منائیں گے, تو شکر ہے اللہ کا, پاکستانی تو منائیں گے, جو پاکستانی نہیں ہے وہ نہ منائیں. تو پھر اگر آپ خود کو پاکستانی نہیں سمجھتے تو پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سے معذرت کر لی جائے. تو یہ ان دا مین وائل آپ کو مین خبر کی طرف لے چلتے ہیں کہ عمران خان کی 2 اپیلیں آج لگیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی, ایک سپریم کورٹ میں بھی ان کی اپیل لگی ہے. تو عمران خان کی اپیلوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں سے نمبر لگ گئے ہیں, اور ان میں توشہ فوجداری کیس میں ان کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی ہیں. اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے توشہ کیس کے خلاف اپیل دوبارہ دائر کی ہے. پہلے اس پر اعتراض لگ گیا تھا اور بعد میں اعتراض دور کر دیے گئے, تو اس پر نمبر الاٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 4 اگست کا فیصلہ بھی چیلنج کیا گیا ہے. اور یہ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے اپیل اعتراضات لگا کر واپس کی تھی, لیکن اس کو بھی اعتراضات دور کر کے جمع کرا دی گئی ہے. تو عمران خان کے وکلا خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ کیس کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے, اور کہا کہ جی مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کی جائے اور ان کی رہائی کا حکم صادر کیا جائے. تو اس اپیل کو 273 نمبر لگ گیا ہے, جبکہ سپریم کورٹ والا جو کیس ہے اس کو 921 اور 922 نمبر الاٹ کیا گیا ہے. اس کیس میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ آلریڈی مقرر ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی سزا کے بعد ان کا حق دفاع بحال کرنے کی اپیل بھی ایکسیپٹ ہو چکی ہے, اور اس کی سماعت جو ہے وہ پرسوں یعنی 10 اگست کو رکھی گئی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی سماعت کریں گے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہوا ہے, اور عمران خان کی توشہ کیس کے علاوہ اپیل کی جو سماعت ہے اس کا ابھی تک کوئی یعنی فیصلہ نہیں ہوگا وہ کب سماعت کی جائے گی. لیکن جج عامر فاروق صاحب نے آج عدالت کے اندر عمران خان کے وکلا کو یہ کہا کہ جو
कायदा कानून होगा वो लीगल टीम हमें बता दे, उसके मुताबिक ही ऑर्डर करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत दी गई है वही ऑर्डर करेंगे। अगर वकला उनसे मिलना चाहते हैं तो फिर वो हमें बता दिया जाए, तो 2-3 दिन में उसका भी ऑर्डर कर देंगे। तो इसके बाद इमरान खान साहब के वकील ने बताया कि 3-4 वकला को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इमरान खान को जो जेल मुंतकली का मामला है इसका फैसला कल होगा। हालांकि अदालत ने अभी ये नहीं कहा कि कल इसका फैसला होगा, अभी तो अदालत ने केस की समाअत की कोई डेट भी नहीं दी। लेकिन वो वकील साहब, चूँकि वो ये वही वकील है ना, सारी लीगल टीम जो कहती थी कि इमरान खान का केस जो है वो फैसला 2 दिन की मार है। जिस दिन इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई, उससे अगले दिन, उसी दिन बल्कि ये पीटीआई के वकला ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि इमरान खान के वकील तो इमरान खान की सजा तो 2 दिन में अदालत उड़ा के रख देगी, इस केस में तो कोई जान ही नहीं है। लेकिन अभी तक इमरान खान की जो अपीलें हैं, जो केसेस हैं, दरखास्तें हैं, अभी तक उनकी अदालत के अंदर सही तरह वो एंटरटेन नहीं हो पा रही। तो इमरान खान साहब को जो है ना वो जेल से लगता यूँ है कि रहाई मिलना मुश्किल है। और ख्वाजा आरस जो उन्हें 3 साल कैद की सजा दिलवा चुके हैं, वो लगता है कि उन्हें तख्ता-ए-दार तक पहुंचाकर सांस लेंगे। इसी में एक और आपको बात बता दूं कि जो आज अदालत के अंदर बात हुई, इमरान खान के वकला ने कहा कि उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और जब जज साहब ने कहा कि 3-4 वकला के नाम दे दे, तो उसमें इमरान खान की अहलिया का भी नाम लिया गया, बुशरा बीबी का। तो जज साहब ने कहा कि आप उनको रहने दें, आप वकला का बताएं, तो उसके हिसाब से उनको इजाज़त देंगे। जो फैमिली का मामला है वो उनको जेल रूल के मुताबिक हफ्ते में 1 बार मिलने की इजाज़त है, उसकी अलग से उसको देखेंगे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन मैंने आपको जेल के कुछ उनकी कल रात कैसे गुजरी उसके भी हवाले आपको बताने हैं। लेकिन कुछ और आपको खबरें दे दें कि आज समरी जा रही है हुकूमत की जाने में, अब बात दिनों की नहीं चंद घंटों की रह गई है। आज इम्कान ये है कि हुकूमत समरी भेज देगी सदर पाकिस्तान को, और कल वो समरी एक्सेप्ट हो जाएगी। 9 अगस्त जो है वो लास्ट डेट बताई जाती है, और तैयारियां सब ने कर ली हैं जाने की। लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला नहीं हो सका। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो फैसला है ना वो मिस्ट्री बन गया। और इसके साथ साथ एक और मामला है कि जिस तरह ये नहीं पता चल रहा निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस तरह ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन के बारे में 3 से 4 वज़रा जो है वो उनका बयान ये कि इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। अब कब होंगे, इसका मतलब है 2024 में होंगे। और 2024 के बारे में भी एक वज़ीर साहब ने फरमा दिया कि मार्च से पहले नहीं हो सकते, तो गल पै गई अगले साल थे। जिस तरह खान साहब की अडयाला जेल मुंतकली फिर ते पै गई, एम इलेक्शन फिर ते पै गया। अब क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी जो है वो इसी तरह रहेगा, क्योंकि अभी तक वो फैसला सामने नहीं आ सका। लोग कहते हैं कि 3-4 बंदों को पता है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। उसमें वो पीडीएम के तीनों रहनुमा नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ इसमें शामिल हैं। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ भी इसमें लूप में होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बाहर और एस्टेब्लिशमेंट को पता ना हो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है। इसलिए हफीज़ शेख का नाम बहुत गर्दिश में है। उनके साथ जो है वो इस वक्त कोई यानी कम्पीट नहीं कर रहा, वो टॉप पोजीशन पे आ गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी है, लेकिन वो फिर गल होती है ना कि जज तो किसी ने बनाना नहीं। जुडिशरी के साथ तो जुडिशरी से खुश कोई नहीं है, चाहे कोई ऐसा जज हो जो बहुत ही रेप्यूटेड हो। कल मैंने इस्लामाबाद बहुत से ज़राए से पता करने की कोशिश की, तो मुझे समझ लें कि कोई 10 सोर्सेज में से 8 सोर्सेज ने कहा कि हफीज़ शेख नहीं आ रहे। अब पता नहीं ये सोर्सेज क्यों कह रहे हैं, लेकिन 2 सोर्स जो है वो बड़े पक्के हैं। वो कहते हैं ना हने हफीज़ शेख ने बंदा ही कोई नहीं कहा। और हमारे पास बंदा कौन है इकोनॉमिस्ट, हम क्या सुलेमान शाह को लेकर आए जिनकी बेटी जो है वो 9 मई के केस के अंदर वो कैद है। 2-4 ही पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिस्ट है ना, या फिर आप शब्बर जैदी या कैसर बंगाली को तो लगा नहीं सकते, ये बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए वो बंदा चाहिए जो IMF से निगोशिएट कर सके। तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस आदमी है IMF से निगोशिएट के लिए वो हफीज़ शेख है, शौकत तरीन है, मुफ्ता इस्माइल है और इसहाक डार है। ये 4 लोग हैं जो कि निगोशिएटर रहे हैं, जिन्होंने बात की है। तो इनमें से कोई एक जो है वो हो सकता है, और नहीं तो फिर कोई बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। कल इस पे मुलाकात होनी है राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर है और प्राइम मिनिस्टर की, तो कोई नाम अनाउंस किया जा सकता है प्रोबेबली। नहीं तो फिर गल फिर तो पै गई, तो ये होगा फिर वो कमेटियां बनेगी और फिर ये मामला कमेटियों में फैसला ना हो सका तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वैसे डर होगा कोई नहीं। राजा रियाज तो बीबा बच्चा है, उनको अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग उनके टिकट पर लड़ना है, वो कैसे
کرے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے ٹائم بانٹ کے لیے اس معاملے کو طول دے دے، اور پھر معاملہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا کہ وہ نگران کا تقرر کرے تو پھر سیاستدانوں کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی۔ تو اب عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیں، جیل میں ان کی شکایت یہ ہے کہ کل ان کا وکیل نے بتایا تھا کہ ان کی جیل میں ان کی بیرک میں کیڑے چھوڑے گئے ہیں، اور ان کو کیڑے جو ہے وہ رات کو تنگ کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سے کیڑے ہیں اور کون سی ایسی جیل ہے جہاں پہ کیڑے نہیں ہوتے۔ یا تو پاکستان کے میں گھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، متمول گھروں میں تو آپ کیڑے مار دوائیاں چھڑک لیتے ہیں، مڈل کلاس میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو گھروں میں حشرات الارض کی بھرمار ہے۔ جہاں جس ملک کے اندر ڈینگی جو ہے وہ لوگوں کی جان لے لیتا ہے، تو پھر وہاں ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہوگی، یہ کچھ مشکل بات نہیں سمجھنے کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو وہ کیڑے نہیں لڑ رہے جن کیڑوں کی وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کیڑے نہیں جو زمین پہ رینگتے ہیں یا حشرات الارض ہے، وہ کیڑا کوئی اور ہے۔ وہ کیڑا سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو کون سا کیڑا ہے۔ ان کو وہ فٹ آدمی ہے، ایتھلیٹ آدمی ہے، سپورٹس مین ہے۔ سپورٹس مین 8x8 کی جیل ہو، 8x10 کی ہو، 11x9 کی ہو، اس کے اندر رہ سکتا ہے۔ عمران خان مجھے یقین ہے کہ وہ جیل کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں تو وہ اب وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ غلطی پر ہے۔ کاش ویڈیو بنانے کی اجازت ہوتی۔ کل ان کا وکیل کہہ رہا تھا دیکھو جی کسی کو ملنے نہیں دیتے، تصویر نہیں بنانے دیتے، میڈیا کو جانے نہیں دیتے۔ او بھائی صاحب، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں گئے، وہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہے، وہ قیدی ہے، اس نے جرم کیا ہے، اور جرم اس نے کیا ہے، رسیدہ کڈو۔ جو وہ پرائم منسٹر کے طور پہ لوگوں سے مانگتے تھے رسیدیں نکالیں، اپنی رسیدیں ان کی مل نہیں رہی، تو وہ رسیدہ کڈو پہ اندر ہیں۔ وہ اس وقت ملزم ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے بڑے نام ہے، وہ جیل سے باہر آئے آ کے پرائم منسٹر بن جائے، ان کی ویسے عزت ہوگی۔ لیکن ابھی وہ جیل میں قیدی ہے، اور قیدی کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے انہیں مچھر کاٹے، کیڑا کاٹے۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ پھر جیلوں کو یا تو بندہ کام بھی ایسا نہ کرے کہ جیل جائے۔ وہ کسی نے مجھے کوٹ کیا ہے کمنٹس کے اندر کہ بھائی جان بندہ کام ہی ایسا نہ کرے کہ جیل میں جائے۔ آپ نے اس ملک کی حالت وہ کر دی ہے جو جیلوں کے اندر حالت ہے۔ تو خان صاحب اس وقت جیل کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ پورا ملک ان حالات سے گزر رہا ہے، صرف یہ کہ ان کو پہلی بار اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ کرے ان کو احساس ہو کہ عام انسان جو ہے وہ کس قدر مشکل میں زندگی گزارتا ہے، اور ان کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے، اور ان کو پھر یاد آئے سیاست کیسے کی جاتی ہے، اور ان کو یاد آئے کہ اقتدار میں اگر وہ رہتے اور پاورز اپنے ہاتھ میں رکھتے، غلط سیاست نہ کرتے اور سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی طریقے سے چلتے، تو آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک بڑے کی پلیئر کے طور پر ہوتے، جیلوں میں نہ ہوتے کم از کم۔ لیکن یہ بھی خام خیالی، یہ بھی ہمارا خیال ہی ہے۔ تو پاکستان میں اقتدار کے بعد جیل میں جانا یہ بھی مجھے لگتا ہے کمپلسری ہے، اس کے بغیر آپ سیاست میں کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اور آج کے دن اور کیا کیا ہوا وہ بتائیں گے آپ کو اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔